नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज़ वायरसेस। वायरसेस में जो है वो हमने दो तरह से देखने की, सबसे पहले जब क्योंकि वायरसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नज़र आते हैं सिर्फ, तो स्टार्टिंग में सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, तो उस वक्त जो है हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा था कि वायरस जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ है। तो एनीथिंग दैट वाज कॉजिंग हार्म, कोई भी चीज़ जिसका हमें पता नहीं था वो हमें नुकसान पहुँचा रही है, हमने उसे जो है वायरस का नाम दे दिया। अर्ली टाइम्स में 1843 टू 1910 वायरस को जो है वो पॉइजन माना जाता था। और उसके बाद प्रेजेंटली हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड का जो है वो एक कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो है प्रोटीन का कोट होता है। न्यूक्लिक एसिड कुड भी डीएनए कुड भी आरएनए, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर जो है प्रोटीन कोट मौजूद है। प्रोटीन कोट जो है दैट कुड भी डिफरेंट शेप, वो कोई भी शेप हो सकती है, हेलिकल हो सकता है, आइसोहेड्रल हो सकता है, आइकोसाहेड्रल हो सकता है। उसके बाद लैटिन वर्ड है विनोम, विनोम का मतलब है पॉइजन। सो वायरस जो हमने वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया, दैट मीन्स पॉइजन। पॉइजन ही क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास जो है वो अर्ली नोशन दैट वाज अबाउट द पॉइजन, कि वायरस जो है पॉइजन होते हैं। देन वी आर हैविंग 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन किया था 88-year-old बॉय को, उसका नाम था जेम्स फेप्स। और he removed the cowpox lesion on the head of milkmaid. After 6 weeks, the boy inoculated with pus from a smallpox victim, but he did not develop the disease. And Edward Jenner used material for vaccination from cowpox lesion and successfully vaccinated different persons. अब उसने क्या किया एडवर्ड जेनर ने कि cowpox lesion जो है वो उसने एक्सक्रेट की, और उसके बाद उसने वो cowpox लेजन जो है वो इनोकुलेट की इन दैट बॉय, वो जो 8 साल का बच्चा था, उसका नाम था जेम्स फेप्स। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद, मेरे ख्याल 6 हफ्तों के बाद जो है वो उसने उसी बच्चे को स्मॉल पॉक्स की जो है वो कह सकते हो कि वो सीरम या वो जो फ्लूइड था दैट वाज इनोकुलेटेड, कि उसके अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स कॉजिंग ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन देखने में ये आता है कि उस वक्त उस बच्चे को डिजीज़ नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स से, दैट डिडंट अकर। स्मॉल पॉक्स से क्यों नहीं? क्योंकि उस ज़माने में स्मॉल पॉक्स था, वो एक बीमारी बहुत अरूज पे थी, जिसका कोई ना कोई क्योर हमारे पास इतना ख़ास नहीं था। और दूसरी बात है कि डेथ्स जो थी बहुत ज़्यादा हो रही थी उसी एक डिज़ीज़ से, लिहाजा उसने स्मॉल पॉक्स को चूज़ किया। उसमें जो है बच्चे में स्मॉल पॉक्स नहीं बने, उसने यही मेथड जो है वो यूज़ किया, और उसने अपने जितने भी आसपास लोग थे उनको जो है वैक्सीनेट कर दिया। सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हुआ क्या कि जब उस ऑर्गेनिज्म यानी कि उस बच्चे के अंदर एक दफ़ा बैक्टीरिया या कोई वायरस जो है वो चला गया, उसकी बॉडी जो है वो उससे फेमिलियर हो गई, और उसके बाद जब एक्टिवेटेड फॉर्म में दोबारा से वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो उसकी बॉडी चूँकि ऑलरेडी फेमिलियर थी, सो दैट वायरस वॉज किल्ड और डिजीज़ था वो कॉज नहीं हुआ। उसके बाद 1884 में चार्ल्स चैम्बरलेन, लुइस पास्चर के एक फेलो है, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सिलिन फिल्टर्स। पोर्सिलिन फिल्टर्स तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं, और फिल्ट्रेशन में जो है हमने यानी कि अगर स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं इसको सिंथेसिस में ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स में, डीएनए वगैरह में जब हमें इसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस करनी होती है उसके लिए, तो बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलिन फिल्टर से पास नहीं कर सकता। वाइल द एजेंट ट्रांसफर टू ह्यूमन कैरिंग कॉजिंग रेबीज़, वो एजेंट जो कि रेबीज़ कॉज कर रहे हैं, रेबीज़ जो है डिजीज़ है कॉज बाय द बाइट्स ऑफ डॉग्स और फॉक्स एक्सेट्रा, तो दैट वाज एबल टू पास टू द फिल्टर, वो फिल्टर से जो है पास कर रहा था। सो दिस वॉज एक जो है वो एक डिस्कवरी टाइप सी थी कि जो एजेंट पास कर रहा है थ्रू द पोर्सिलिन फिल्टर वो इतना छोटा है कि बैक्टीरिया उसमें से पास नहीं कर रहा, पर वायरस से वो पास कर रहा है। उसके बाद 1892 में एविनॉस्की ने जो है वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उसको भी फिल्टरेबल करार दिया। उसने ये चीज़ प्रूव की कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ मोज़ैक मैनर में ना पैचेस बन जाते हैं ऑन द प्लांट ऑफ टोबैको। और 1935 में स्टैनले उसने जो है वो वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को कॉज करता है उसे क्रिस्टलाइज कर दिया, उसे अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया। सो दिस वाज द हिस्ट्री अबाउट द वायरस के किस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम एक अननोन पॉइजन से उसकी क्रिस्टलाइजेशन तक पहुंच गए। उसके बाद केमिकल एनालिसिस ऑफ दिस पार्टिकल showed that they contain only nucleic acid and protein. This suggests that unlike other forms, viruses are of simple chemical composition. Simple chemical composition के हैं वो, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, दैट कुड बी डीएनए, दैट कुड बी आरएनए, और साथ जो है प्रोटीन कोट है। वायरसेस में नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स में वायरसेस की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनको डिफरेंट करते हैं बाकी सब ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट हमारे पास आते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब ये है कि दे कैन नॉट बी सीन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यू विल हैव टू यूज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर देयर व्यू। दूसरा आपके पास आ जाता है अबाउट देयर साइज 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक जो है दे आर रेंजिंग इन साइज। फिल्टरेबल एजेंट है, यू कैन फिल्टर देम। रिप्रोडक्शन उनकी क्या होती है कि दे आर
इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आउटसाइड एनी होस्ट, यानी कि अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर हो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब दे विल बी एक्टिंग लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, हालांकि दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे आते हैं वैसे तो रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब ये है कि व्हेनेवर दे विल बी रिजाइडिंग अ सेल, जब भी वो किसी सेल के अंदर रह रहे होंगे तो सेल के अंदर सेल की यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की या उस सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करेंगे और अपनी कॉपीज जो है वो अपने रेप्लिकास जो है उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड पैरासाइट बिकॉज दे विल बी कॉजिंग डिजीज बिकॉज दे आर नेवर फ्रेंडली, हमेशा जो है वो डिजीज कॉज करेंगे, दे आर नेवर एवर फ्रेंडली। स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाते हैं, प्रोटीन कोड है, न्यूक्लिक एसिड है, पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। न्यूक्लिक एसिड जो है दैट कुड बी दोनों में से एक हो सकता है, या आरएनए होगा या डीएनए होगा, सिंपल इज दैट। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस जो है वो वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे जो है ना मेजर ब्रॉड क्लास लिखी हुई है जिसमें पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर्स है। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स जो है ना, वैसे मैं इस लाइन से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है उसमें हम जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, चारों जो है वो उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप एंटी बैक्टीरियल की बात करें, क्योंकि एंटीबायोटिक को नॉर्मली लोग एंटी बैक्टीरियल के साथ जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं, तो अगर आप एंटीबायोटिक से एंटी बैक्टीरियल कह रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज गोना किल बैक्टीरिया नॉट वायरस। तो अगर आपने वायरस को किल करना है तो वी आर हैविंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ एंटी वायरल्स, हमारे पास एंटी वायरल्स मौजूद हैं। एंटी वायरल्स क्या करती हैं कि दे एक्चुअली इनकॉर्पोरेट विद न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए आरएनए के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर जाएंगी और प्रोटीन कोड की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रोक सकती हैं। वो अगर वायरस बन गया है उसकी ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स जो है यानी कि इस मैकेनिज्म को, बायोसिंथेटिक रिप्रोडक्शन को, उसको भी रोक सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग एंटीवायरस। लेकिन चूंकि बुक में जो है वो एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है तो यू विल बी राइटिंग एंटीबायोटिक्स। मैं इस लाइन से मुत्तफिक नहीं हूँ। उसके बाद आगे है स्ट्रक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि हाउ वायरस जो किसी से कंपोज हुआ है। फर्स्ट है कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज वेरियन। कंप्लीट है, मैच्योर है, इन्फेक्शियस है। कंप्लीट मतलब उसमें प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड दोनों है। सेकेंड है मैच्योर, मैच्योर है यानी कि अपनी ग्रोइंग स्टेज में नहीं है। उसके बाद इन्फेक्शियस, दैट इज कॉजिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज करेगा तो हम उसे वायरॉइड कह देंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैप्सिड। कैप्सिड जो है which is also known as the genome and is surrounded by nuclear protein code the capsid। जो न्यूक्लिक एसिड है जिसको सराउंड किया जाता है, इसको सराउंड किया होता है कैप्सिड ने। और कैप्सिड जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट कैप्सोमेयर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास जो है ना लेट सपोज कि दिस इज अ वायरस, ये जो है वो उसका न्यूक्लिक एसिड है, तो यहाँ पे जो ये सारा प्रोटीन कोड होगा और प्रोटीन कोड के बाद ये प्रोटीन कोड जो है इसको कैप्सिड कहा है बिकॉज इट इज़ कवरिंग। उसके बाद ये कैप्सोमेयर्स जो है वो भी हो सकते हैं। कैप्सोमेयर्स जो है दे वैरी इन नंबर। वो किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग टू examples, 162 capsomeres in the case of herpes virus and 252 in the case of adenovirus. And in some animal virus the nucleocapsid is covered by another membrane। कुछ में जो है वो एक और मेम्ब्रेन होती है और that is actually the envelope। और वो envelope कहाँ से आता है? वो envelope इसका अपना नहीं होता, क्योंकि वो envelope आता है by the host cell membrane। मतलब इसका ये है कि जब वायरस की कॉपी इनसाइड होस्ट या इनसाइड अ सेल बन रही होती है और वायरस जो है वो उस सेल से एग्जिट करता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस। जब एक्सोसाइटोसिस होगी तो डेफिनेटली इट विल बी कैरिंग अ पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और वो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उसी ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके ऊपर होगी, जिसे हम इन्वेलप कहते हैं। Non-enveloped viruses are also known as naked virions। Non-enveloped virus है हमारे पास, इनको हम naked virions कहते हैं। और एनिमल एंड प्लांट वायरस में भी पोलीहेड्रन हो सकते हैं, जिसके काफ़ी सारी साइड्स हैं, हेलिकल, स्पाइरल, इन्वेलप्ड और कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंट टाइप्स हैं ये जो है, डिफरेंट एक्चुअली आगे गिवन है शेप्स, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद येलो बॉक्स दिया हुआ है साथ, उसमें प्रियॉन्स के बारे में डिस्कस हुआ हुआ है। प्रियॉन्स क्या है? दे आर द रिसेंटली डिस्कवर्ड लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रियॉन्स विच मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है, यहाँ पे स्टेट नहीं किया हुआ दैट दे आर हैविंग डीएनए और दे आर हैविंग आरएनए और दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेचर इज वेरी कंट्रोवर्शियल
composed of protein only that contains the information that codes for their own replication. बाकी सब ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी रेप्लिकेशन के लिए कोडिंग होती है थ्रू DNA और RNA, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन ही कोडिंग कर रहा है. और उसके बाद प्रियॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड कॉ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन. उसके अलावा स्क्रैपी एक डिजीज़ होता है, वो भी जो है वो गोट में प्रियॉन्स कर सकते हैं. लिहाजा आपको शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन वायरियन एंड प्रियॉन.